सो एज शेड्यूल्ड आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, लेकिन एक बार पहले देख लेते हैं किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है अभी तक। तो न्यूटन्स लॉ का आप ओवरऑल देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 2019 में करीब 1.5% था, 20 में करीब 3% पहुंच गया, 2021 में 4% कुछ हो रहा था और 2022 में 4.5% के आसपास पहुंच गया, जिसमें से नॉन फ्रिक्शन मतलब स्मूथ वाले, पुली वाले, उस तरह के सवाल, उसका वेटेज इंडिविजुअली भी बढ़ रहा है और ओवरऑल भी न्यूटन्स लॉ में भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक अमाउंट से बढ़ रहा है। फ्रिक्शन वाले सवाल प्योरली जिसमें फ्रिक्शन की कहानी हो, उसका वेटेज आप देख सकते हैं कि वेरिएबल सा है, और सर्कुलर मोशन का वेटेज भी ओवरऑल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर एक फिक्स सा अमाउंट ही चल रहा है। तो ये 3 हिस्सों में मैंने न्यूटन्स लॉ आप लोगों के लिए तोड़ा है। एक पुली और बेसिक फोर्सेस वाले सवाल, रस्सी वगैरह, नॉर्मल वगैरह, जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, फिर एक फ्रिक्शन इन्वॉल्व और फिर एक सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको थ्योरी में यहाँ पे फोर्स का कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि फोर्स क्या होता है। फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है 3, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। पहला लॉ जो इनर्शियल फ्रेम बताता है, दूसरा फोर्स और एक्सेलरेशन रिलेशनशिप, और तीसरा लॉ आपको ये बताता है कि भाई एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट होते हैं। ये वाली चीज़ें इसमें बता रखी है। तो बेसिक सी थ्योरी दे रखी है, क्योंकि बहुत फंडामेंटल है, से थ्योरी पूरी दे रखी है। सेकेंड लॉ को अपन कंजर्वेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से भी रिलेट कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट, थर्ड लॉ, ये सब बता रखा है। स्प्रिंग फोर्स में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं तो एक होती है नेचुरल लेंथ, और सारे डिस्टेंसेस हमेशा किससे नापने, नेचुरल लेंथ से ही सारे डिस्टेंसेस नापने होते हैं। तो नेचुरल लेंथ से यदि आपने कंप्रेस किया तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी kx अवे, और आपने खींचा तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी टूवर्ड्स, और kx लगाएगी वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज चेंज फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, नॉट इनिशियल लेंथ। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कोई सवाल इस तरह का दे सकता है कि मान लीजिए हमने ऑलरेडी स्प्रिंग को खींचा हुआ था, अब उसको और खींच लिया, तो ऐसा कुछ आ जाए, आप कुछ और खींच लिया, तो फिर उसमें आपको संभल के चलना है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। सो द फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग ऑन द वॉल, ये तो वही है। ऑलराइट, इसमें बता रहे हैं कि भाई दोनों पे फोर्सेस सेम लग रहा होगा, क्योंकि जनरली हम लोग जो स्प्रिंग लेते हैं वो मासलेस होती है। तो चूंकि यदि स्प्रिंग मासलेस होती है तो आप ये भी समझ के चलिएगा कि नेट फोर्स ऑन अ मासलेस ऑब्जेक्ट हैज टू बी 0। तो स्प्रिंग जितना फोर्स इस तरफ लगा रही है हाथ के ऊपर, उतना दीवार पे भी लगा रही होगी, या दीवार उस पर लगा रही होगी और हाथ भी उतना लगा रहा होगा, ताकि नेट फोर्स ऑन स्प्रिंग 0 आ जाए। ये चीज को ग्राफ में दिखा रखा है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के डायमेंशंस बता रखी, यही बातें जो मैंने बोली इधर बता रखी। अब सवाल सिंपली वेक्टर्स या इक्विलिब्रियम के भी आ जाते हैं। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे नेट फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे 0 हो, ये लिखा हुआ है यहां पे। तो ये वेक्टर फॉर्म में भी कभी बन जाता है। तो फोर्स 0 हो तो वेक्टर फॉर्म में देखिए तो एक्स कंपोनेंट 0 कर दीजिए, वाई कंपोनेंट 0 कर दीजिए, जेड कंपोनेंट अलग से 0 कर दीजिए, सम करके। तो ये वेक्टर सम करके आपको दिखा रखा है कि देखिए 3 फोर्सेस का सम 0 आ रहा है। ऐसा कोई केस है तो एक ट्रायंगल बनना पड़ेगा। एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जैसे कि अपने ट्रायंगल या पॉलीगन बना लेंगे, क्लोज नेट फोर्स 0 आ रहा है तो। एनालिटिकल मेथड मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स लिखकर विद साइन वेक्टर जोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो लिखा प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फोर्स मस्ट बी एनालाइज्ड बाय एनालिटिकल मेथड, क्योंकि फिर वो ट्रायंगल नहीं बनता तो वो क्वाड्रिलेटरल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और 3D के अंदर वैसे भी तकलीफ होगी। सो लेट्स बिगिन विद अ वेरी सिंपल जेईई मेन क्वेश्चन। स्टार्ट। सो हियर वी गो। मास दे रखा है 10 किलोग्राम का, एक रोप से टांग रखा है, फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया मिड पॉइंट ऑफ द रोप पे कि टॉप हाफ ऑफ द रोप मेक्स एन एंगल 48 डिग्री वर्टिकल। तो ये
पढ़ने का सवाल ज़्यादा है कि यदि आपने ढंग से पढ़ के इसका फिगर बना लिया, देखिए फिगर बना लिया तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, बीच वाले पॉइंट पे फोर्स लगा के खींचा, आंसर इसका थर्ड ऑप्शन है, अभी बता देंगे। लगा के खींचा तो हुआ क्या, टेंशन ऐसे एंगल पे होगी 45 डिग्री, 10 kg के हिसाब से 10 × g करके फोर्स नीचे लग रहा होगा और F फोर्स हमारा लग रहा है। इक्विलिब्रियम के हिसाब से टेंशन के लिए सॉल्व कर लिया तो F की वैल्यू आ गई, टेंशन को एलिमिनेट कर दिया, 100 न्यूटन आंसर आ गया। ठीक है, तो 3 फोर्सेस के इक्विलिब्रियम जो ऊपर बताया था उसी पे सवाल है। चलिए, ज़्यादा इस पे आते नहीं है तो एक ही सवाल है। अब हम लोग जिसको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कहते हैं या कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी कि यदि 2 ऑब्जेक्ट या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरह से कनेक्टेड है तो उनके मोशन एक दूसरे से रिलेटेड होने पड़ेंगे, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते उनके मोशन, ये बात हो रही है। ठीक है, और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उसकी स्टेप्स बता रखी है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की, आपने कोई भी तरीका सीख रखा हो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये लेंथ वाला बता रखा है कि भाई टोटल लेंथ लिखकर उसको डिफरेंशिएट करके आप 0 कर दीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, यहाँ पे समझा रखा है, आप चाहें तो ये तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल ना भी समझ में आए तो एटलीस्ट ये वाला केस का रिजल्ट भी याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा कि जो पुली की वेलोसिटी आ रही है वो इन दोनों की वेलोसिटी का जो रिजल्ट आ रहा है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट काम का रिजल्ट है। ओके, रिमेंबर दिस रिजल्ट, नोट्स में सब कुछ बढ़िया लिख दिया। नाउ यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, कंस्ट्रेंट का सवाल है, लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व इट। 2021 का सवाल, पॉज करके इसको ट्राई करिए। ओके तो ये 2 किलो का मास या 8 किलो का मास कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग पासिंग बाय स्मूथ पुली कनेक्टेड द टाइम टेकन बाय बॉक्स ऑफ मास 8 किलोग्राम टू स्ट्राइक द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसको जमीन से टकराने में कितनी देर लगेगी, ये सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले एफबीडी बनाया, तो इस पे 2T क्यों आ रहा है, 2T इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पुली से कनेक्टेड है, तो ये पुली को यदि अपन इसी के साथ मान लें, ब्लॉक के साथ, तो ये T और ये T, तो ये 2 टेंशन के फोर्सेस आ रहे होंगे, हेंस 2T यहाँ पे अपन ने फोर्स बना दिया, इस पे आ जाएगा T फोर्स। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया और बाकी वेट इक्वेशन लिखी, सॉल्व करते चले गए इसको अपन ने, लेकिन ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन इक्वल नहीं है, इसका a है तो इसका 2a है। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन यूज करके इनके एक्सेलरेशन को रिलेट किया और a के लिए सॉल्व कर लिया, तो s इज इक्वल टू हाफ at² सॉल्व किया, टाइम की वैल्यू आ गई 0.4 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। सिस्टम ऑफ 10 balls each of mass 2 ग्राम कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे मास है, फिर रस्सी है, फिर मास है, फिर रस्सी है, ऐसे बता रखा है। हर बॉल का मास 2 किलोग्राम है। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन द 7th and the 8th ball when 6th ball just leaves the table. Okay, 6th ball is just leaving the table, मतलब 5 लटकी है, छठी इधर है। तो देखिए भाई, तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला, जस्ट लीव, सॉरी छठी इधर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 mg का फोर्स लग रहा होगा इधर नीचे की तरफ और पूरा का पूरा 10 m चल रहा है। यहाँ पे g गलत प्रिंट हो गया, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक्स हैं। राइट, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया 3g/5। फिर क्या किया, यहाँ जो टेंशन का फोर्स है वो 8 9 10 7 8, राइट, इनको एक साथ लेकर जा रहा है। ओके, तो ये आपका वैल्यू आ गया t इज इक्वल टू 3 ma, राइट, एंड वी हैव आवर आंसर। सो अ स्टील ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम, ये वाला सवाल आप ट्राई करिए और फिर पॉज करके अटेम्प्ट डिस्कस करेंगे। तो एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा है, 3 आयरन सिलेंडर्स आर प्लेस्ड ऑन इट, ये दिखा रखा है, and cylinder goes down with an acceleration of 0.2 meter per second square. The normal reaction are by the floor if the mass of the cylinders are equal and of 20 kilogram each. जमीन से कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ये पूछा है।
लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। राइट, ये पूरे की पूरा जो फ्लोर है ये नीचे जा रहा है, एसेंशियली आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहां से एक नॉर्मल लग रहा होगा और एक पूरा का पूरा mg लग रहा होगा। तो mg माइनस n इज इक्वल टू ma, ये आपने सॉल्व किया और n की वैल्यू आ गई। ठीक है, और फ्रिक्शन इसमें है दे रखा है, लेकिन फ्रिक्शन किसी काम का नहीं है, फ्रिक्शन बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई इस तरह का मोशन तो होना नहीं है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्यों दे रखा था? ताकि आपसे गलती हो जाए। यूज कहीं नहीं था इसमें फ्रिक्शन का, सो दैट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन कि फ्रिक्शन इसमें जबरदस्ती दे दिया गया था। लेट्स कंटिन्यू। Okay, so here is a question. Try करिए। So आपने ट्राई कर लिया होगा, आंसर नीचे दिख रहा था, अनफॉर्चुनेटली 3 है, 3g/4। तो a block of mass m is placed on a box, descends vertically with an acceleration a, the block exerts a force 1/4 to its weight on the floor of the box, the value of a will be। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? वर्टिकली जा रहा है एक्सेशन ए से, द ब्लॉक एक्सर्ट्स ऑफ इक्वल नॉर्मल का वैल्यू mg/4 है। ठीक है, तो इक्वेशन रखी अपन ने mg माइनस n इज इक्वल टू ma, सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 3g/4 आ गई। ये पूरा का पूरा जो फ्लोर है ये नीचे जा रहा था, हेंस दिस इज योर आंसर। लेट्स ट्राई दिस। ट्राई कर लिया होगा आपने। सो टू मासेस ए एंड बी, ईच ऑफ मास m आर फिक्स टुगेदर बाय अ मासलेस स्प्रिंग। ये A है, ये B है, और राइट, और एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है जो कि मासलेस है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ फोर्स एक्ट्स ऑन द मास B एज शोन, B पे लग रहा है, A स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम B विद एक्सेलरेशन A, देन द एक्सेलरेशन ऑफ मास B विल बी। और A जो है वो इस तरफ को जा रहा है विद एक्सेलरेशन A, तो B का मान कितना होगा? ओके, अब आप बोलेंगे सर B जा क्यों रहा है? ये मतलब ये A जो है दूर क्यों जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं। अरे नहीं बताया, लग रहा होगा कोई फोर्स। अपन को सॉल्यूशन से मतलब है, अपन को ये थोड़ी कि हर सवाल का अंदर का पता होना चाहिए कि अंदर चल क्या रहा था, डोंट नीड दैट। तो मुद्दा ये है सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन। न्यूटन्स लॉ पे बहुत ज़्यादा सवाल स्मूथ वाले भी आते नहीं हैं, ओके, जैसा आपने देखा ही था। तो लेट्स गो। तो जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के रिलेटिव और राइट टेंडेंसी रखती है या स्लिप करती है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन लगते हैं। दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक तब लगता है जब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो, और एक तब लगता है जब रिलेटिव वेलोसिटी हो रही है। इसको काइनेटिक बोलते हैं, इसको स्टैटिक बोलते हैं। ये बेसिक से लॉज है फ्रिक्शन के, कि फ्रिक्शन की वैल्यू इससे कम होती है या इक्वल होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। राइट, यदि एक बॉडी पे फ्रिक्शन का बिहेवियर देखिए, यदि उस पर फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन है, बढ़ता जाएगा, और फिर ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है जब स्लिपिंग शुरू हो जाएगी तो एक कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन के रूप में लगने लग जाएगा। राइट, फिर इन्होंने ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता रखा है डेफिनेशन से कि भाई ये नॉर्मल और आपका फ्रिक्शन और नॉर्मल का सम, जिसको नेट फोर्स बोलते हैं, और राइट, उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। नाउ वी हैव गॉट एंगल ऑफ रिपोज कि कितने एंगल पे स्लिपिंग की शुरुआत होगी। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन ऑन फ्रिक्शन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। रफ इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ जो कि स्लिप कर रहा है, और राइट, रेस्ट और मैक्सिमम फोर्स ऑफ 2 न्यूटन डाउन। इंक्लाइन प्लेन ये क्या कह रहा है कि यदि इसको रेस्ट पे रखना है तो मैक्सिमम 2 न्यूटन फोर्स लगा से डाउन, और यदि हम अप लगाएं तो 10 न्यूटन तक बच सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है? मतलब कि 2 लगाएंगे
तो स्लिप नीचे होने लग जाएगा, नीचे की तरफ लगाएंगे, ऊपर चला रहे तो 10 लगाना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है सवाल में। तो सॉल्यूशन है, तो इसमें आप देख सकते हैं mg sin थीटा तो नीचे लग ही रहा था और 2 और नीचे लगा दिया, और फ्रिक्शन का फोर्स ऑब्वियसली फर्स्ट वाले केस में ऊपर लग रहा होगा, तो इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा कर दिया। दूसरी इक्वेशन क्या है, mg sin थीटा नीचे लग रहा है जब हम ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन म्यू mg cos थीटा अब नीचे लग रहा होगा क्योंकि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी इक्वेशन ये, इनको जोड़ा, सॉल्व कर दिया, आपका वैल्यू आ गया। सो सच एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। सो आपने ट्राई किया होगा, एक मास m की बॉडी को रफ इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री था, उसके ऊपर लॉन्च किया का मतलब इंक्लाइन प्लेन पे वो ऐसे था, अपन ने ब्लॉक को ऐसे लॉन्च कर दिया कि भाई इस पे चल जा। ओके, लॉन्च का मतलब लोग पता नहीं क्या क्या अलग लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद द बॉडी एंड द प्लेन दे रखा है, इतना है, इफ द टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर जाने में टाइम लगा, लेट्स से TA इज हाफ द टाइम ऑफ डिसेंट, जब नीचे आया, राइट, इफ द टाइम ऑफ एसेंट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ डिसेंट, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी? तो ये दे रखा है इसमें सबसे ज्यादा शुरुआत में। अब टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, एक्सेलरेशन ही आ रहा होगा यहाँ पे, तो इससे आप एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप निकाल के जाते हुए का एक्सेलरेशन कितना और आते हुए का कितना, ये आपने अभी जो ऊपर वाला सवाल यदि किया था तो उससे भी समझ सकते थे, क्योंकि जब वो ऊपर को जा रहा है, राइट, तो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है नीचे को, और mg sin थीटा भी नीचे को, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया टाइम ऑफ एसेंट वाला, जो आप देख सकते हैं g sin थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। इसी तरह से जब वो नीचे आ रहा है तो आपका mg sin थीटा तो अभी भी नीचे है, लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर है, तो आपका एक्सेलरेशन हो गया g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। तो ये यहां पे पुट कर दिया आपने इक्वेशन में और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। So block of mass 10 kg starts sliding on the surface, initial velocity of this, the coefficient of friction between the surface and the block is this, the distance covered by the block before coming to rest is। तो इनिशियल वेलोसिटी दे दी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दिया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रुकने से पहले, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज माइनस म्यू जी, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिख दिया, v²/2 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, म्यू की वैल्यू आ गई। वेरी इजी क्वेश्चन। Next question, block over block। तो टू ब्लॉक्स आर अरेंज्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस टेबल एज शोन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनके वैल्यू बता रखा 3/7 है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू द लार्जर ब्लॉक so that block moves together, right? लार्जर ब्लॉक पे मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं कि ये साथ में चले, ठीक है। टेबल फ्रिक्शनलेस है, तो देखिए साथ में चले में एक सिंपल सी बात ये है कि भाई ये ऊपर वाले ब्लॉक पे तो सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा, और इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 3/7 इंटू स्मॉल m दैट इज हाफ इंटू जी दैट इज 10, मतलब कि म्यू एम जी। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है ऊपर वाले का, राइट, म्यू m से डिवाइड कर दिया तो 30/7। ये सबसे पहले समझ लीजिए। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस, यही सबसे पहले कैलकुलेट किया गया, ओके। 9.8 लिया मैंने, 10 ले लिया था, ऑलराइट। तो आपका a मैक्स आ गया। अब ये जो F है ये दोनों को चला रहा हो कि ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है ये तो इनके बीच का फोर्स था इंटरनल, एक्सटर्नल फोर्स तो सिस्टम पे कैपिटल F ही लग रहा है, तो अपन ने क्या किया, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पूरे सिस्टम का कर दिया और F के लिए सॉल्व कर दिया। फास्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास वर्टिकल रफ वॉल है, ध्यान रखिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स that should be applied on the block to keep it adhered to the wall is,
थोड़ा पढ़ने वाला सवाल है। देखिए ये वॉल है, फोर्स लगा रहे, नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा, ये फ्रिक्शन रोक रहा होगा। तो अपन ने अब क्या किया, नॉर्मल को इस एफ के बराबर कर दिया, फ्रिक्शन को एम जी के बराबर कर दिया, और इसको अपन सॉल्व करते चले गए, आंसर आ गया। बहुत आसान सा सवाल है, बस ध्यान से पढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। A uniform chain of 6 meter length is placed on the table such that the part of its length is hanging over the edge of the table. The system is at rest. The coefficient of static friction between the chain and the surface of the table is 0.5. Maximum length of the chain hanging from the table is. अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये लटकी हुई है, फ्रिक्शन ने रोका हुआ है, तो यदि अपन ने x लटका दिया और जस्ट रुकी हुई है तो फ्रिक्शन पूरा पूरा लग रहा होगा, राइट। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अपन ने कर दी म्यूएस इंटू एन, और n कितना हो जाएगा, जितना ऊपर बचा है। तो यदि x लटका हुआ है तो L माइनस एक्स, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। तो ये वाला फोर्स इसको रोक के रखा हुआ है, और नीचे खींचने वाला फोर्स कितना है, इस लटके हुए का फोर्स, दैट इज लैम्डा एक्स जी। इसको इक्वेट कर दिया अपन ने, इसको सॉल्व किया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 6/3। ठीक है। कभी यदि सूडो फोर्स की जरूरत पड़ जाए तो सूडो फोर्स की थ्योरी यहां पर हमने दे रखी है कि भाई जो ऑब्जर्वर होता है उसके एक्सेलरेशन से सूडो फोर्स लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के नहीं, ऑब्जर्वर के। मैं एक बार समझा देता हूं इस बात को कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ए, ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जा रहा है, और ये रेफरेंस फ्रेम या ऑब्जर्वर है जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जा रहा है, राइट। तो यदि हम इस ऑब्जर्वर के फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ लिखना चाहते हैं सूडो फोर्स यूज करके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके फ्रेम में गए तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया 5, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 5, इसको 5 दिखेगा, प्लस प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर एक्सेलरेशन था, राइट। तो ये एक सूडो फोर्स भी इस पे लगा देगा जो कि इस तरफ होगा m इंटू, राइट। तो सूडो फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर का नेगेटिव इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है ना, उसके ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं होता, यही चीज इसमें समझा रखी है। चलिए, so we are done with this. Next we'll take circular motion. So let's continue with circular motion. तो डेफिनेशन सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक प्लेन के अंदर पार्टिकल चले एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, तो उसको सर्कुलर मोशन कह देते हैं। और लाइन जॉइनिंग द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, या पोजीशन वेक्टर घूम रहा है बेसिकली, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन वेरी करती है। अब हमें काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब कि जैसे कि आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एंगल एक पार्टिकल के पोजीशन जितना ट्रेस किया उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर होता है, छोटे अमाउंट के लिए ही हो सकता है, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा जिस प्लेन में घूम रहा है। जैसे कि यूं घूमा तो इनटू द प्लेन आ जाएगा, क्योंकि अंगूठा इसके सेंस में घुमाने से अंदर को जा रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, और अंगूठे की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से बता देगा, जिस तरफ अंगूठा जा रहा होगा वो आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, इट्स यूनिट इज रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। अपन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड से भी बात कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा, एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा, राइट। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डी थीटा बाई डी टी से डिराइव भी कह सकते हैं। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है भाई, देखिए एंगल्स की डेफिनेशन होती है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो डेल्टा थीटा किया अपन ने, डेल एस बाई डेल टी, इसको रखा आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इसको छोटा कर दिया टाइम को, तो डी एस बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी, और वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। फिर एंगुलर वेलोसिटी एवरेज टोटल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा।
तो अब एंगुलर वेलोसिटी के बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, एक बार देख लीजिए। तो देखिए एक घड़ी की सुई की लंबाई दे रखी है, सेकंड्स वाली घड़ी है, सेकंड्स वाली सुई है, और एवरेज एक्सेलरेशन का ऑर्डर पूछा है, ये भी नहीं पूछा एग्जैक्ट वैल्यू, उसके एक्सेलरेशन का ऑर्डर क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो देखिए उसकी लंबाई रेडियस हो जाएगी, टाइम पीरियड अपन को पता ही है, सेकंड्स वॉच है तो 60 सेकंड होगा, 2π/60 कर दिया, ओमेगा आ गई, एक्सेलरेशन कितना होता है सेंट्रीपिटल ω²r, तो इसी ऑर्डर का एवरेज एक्सेलरेशन होगा, सो दैट इज 10⁻³ आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, तो अब ये पार्टिकल का यहां पे एक्सेलरेशन वेक्टर पूछा, जब वो r, θ उसकी पोजीशन है, r रेडियस पे घूम रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा नाप रहा है, तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा? दिखने में डरावना लग सकता है, एक्चुअली बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, v स्पीड भी दे रखी है। देखिए यदि वो सर्कल में घूम रहा है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होगा, टुवर्ड सेंटर जो होगा उसकी वैल्यू v²/r होगी। अब इसके दो कंपोनेंट लेने, एक x में एक y में कंपोनेंट लिया, एंड हियर यू हैव योर आंसर। चलिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या चीज होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होती है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा आपका वो होता है अल्फा इंटू आर, रेडियल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एक्चुअली, जैसा यहां पे हमने समझा भी रखा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपन ने पहले से ले रखा, ठीक है, तो ये v²/r हो गया। यदि अपन को नेट एक्सेलरेशन लिखना है तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का वेक्टर सम होगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका स्क्वायर करके अपन ने जोड़ दिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो वहां क्या हो रहा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आप देखेंगे कि स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होंगे, यहां पे अपन को यही समझा रखा है, ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कि यदि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो एसेंशियली ये समझ लीजिए उसको नेट सेंट्रीपिटल फोर्स v²/r टुवर्ड सेंटर चाहिए एक्सेलरेशन, तो मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं, जबकि वो एसेंशियली देखा जाए तो मास इनटू एक्सेलरेशन है, जो वेरियस ऑब्जेक्ट्स की वजह से या वेरियस एजेंट्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे लगकर उसका नेट वैल्यू टुवर्ड सेंटर इतना आना चाहिए, यहां पर हमने ये समझा रखा है। और इसको प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं, फ्रिक्शन हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, कूलम्ब हो सकता है, टेंशन हो सकता है, बहुत सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं। सो हियर इज अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज ट्राई। तो देखिए इस सवाल में एक रिंग है, ऐसे वर्टिकल प्लेन में रिंग, और इस डायमीटर के अबाउट घूम रही है, ठीक है, तो ये आपकी रिंग हो गई, और इसमें एक बीड है जो कि रेस्ट पे r/2 का डिस्टेंस यहां से बन रहा है। तो सबसे पहले तो अपन इस r/2 को यूज करके एंगल निकाल सकते हैं, 30 डिग्री एंगल आ जाएगा वर्टिकल से। फोर्स लग रहा है नॉर्मल का और ग्रेविटी का। नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा होगा। सॉल्व किया, आंसर आ गया, राइट। अब ये एक और सवाल है, यू कैन ट्राई। तो यहां पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि वर्टिकल साइड वॉल्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर और उसको 40 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो टाइम पीरियड से अपन लोग जो ओमेगा अपन ने समझा था तो वहां से अपन ओमेगा निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। नॉर्मल फोर्स बाय द साइड वॉल पूछा है, तो यहां पे मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं क्योंकि कई बार लोग इसको समझने में गलती कर देते हैं। ये सर्कल है, ये टॉप व्यू है, ग्रेविटी इनटू द प्लेन लग रही है, और जमीन से भी एक नॉर्मल लग रहा होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन जो साइड वॉल से वर्टिकल जिनकी रेडियस दे रखी है इनसे एक नॉर्मल लग रहा होगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसको पुट करिए और आपका आंसर आ गया, वेरी इजी। सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स, सड़क के ऊपर जब सर्कुलर टर्निंग की बात करते हैं तो वहां पे क्या चल रहा होता है, उसको समझने से पहले आपको एक बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, दैट इज कि देखिए सड़क पे कार को चलाने वाले जो फोर्सेस अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा होते नहीं है। यदि सड़क हॉरिजॉन्टल है तो उस पर एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स लग सकता है, फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन किधर लगता है, जिधर ज़रूरत है। आपको कई बार ऐसा लग सकता है कार आगे जा रही है, फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए ना, अरे भाई कार खुद आगे जा रही होती है पर उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट थोड़ी आगे जा रहा होता है,
हो सकता है कॉन्टैक्ट पॉइंट पीछे जा रहा होता हो या उस पर टेंडेंसी हो पीछे जाने की। तो इसलिए कार का मोशन अलग चीज है और फ्रिक्शन अलग चीज है। इनफैक्ट कार पे फ्रिक्शन किधर लगता है, जिधर कार को जरूरत है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग सकता है। इनफैक्ट कोई मुझसे पूछे कि सर कार पे फ्रिक्शन का फॉर्मूला दे सकते हो क्या, तो बड़ा कॉन्फिडेंटली दे सकता हूं। कार पे फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये, जहां पे ए इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल रोड पे तो फ्रिक्शन अपने आप कार को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के हिसाब से लग जाता है। इंजीनियर्स की डिजाइन ही ऐसी करते कि आपको जरूरत के हिसाब से फ्रिक्शन लग जाए, राइट। चलिए, तो यदि सिर्फ फ्रिक्शन की ऐसे कार चल रही है तो म्यू इज इक्वल टू म्यू mg ये चला रहा होगा, ये आपको फ्रिक्शन के सर्कुलर मोशन के लिए प्रोवाइड करेगा mv²/r। अपन ने इक्वेट किया, सॉल्व किया, अपना आ गया। ऑलराइट, यदि मान लीजिए अपन ने रोड को बैंकिंग कर रखी है, आपने जरूर पढ़ा होगा, इसमें क्या करते हैं, इनर साइड को नीचे कर देते, आउटर साइड को उठाते थे, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देता है। देख सकते हैं n sin थीटा और n cos थीटा mg को बैलेंस कर लेता है। यदि नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों लग रहे हो, फिर क्या होता है, फिर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अभी अपन को दोनों का वेक्टर सम इस डायरेक्शन में करेंगे और वर्टिकल में करेंगे, जहां पे फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों आएंगे। ठीक है, तो इसके सवाल वैसे बहुत ज्यादा आते नहीं है, तो आप ये करके देख लीजिएगा, नहीं तो HCV के अंदर ये सवाल दे रखा है। चलिए, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। तो डिस्क with a small flat bottom beaker is placed at distance r from a center of a revolving about an axis passing through this with an angular velocity omega. The coefficient of static friction at the bottom end of the beaker is this. अब यहाँ पे एक्चुअली कोई कार नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन इज द कॉज। देखिए यहाँ रखा हुआ है, घूम रहा है ऐसे बीकर, तो इसको घुमाने वाला फोर्स कौन बचा, सिर्फ फ्रिक्शन ही, और तो कोई फोर्स होगा ही नहीं उस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन शुड बी प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अपन ने सॉल्व किया और अपन ने निकाल दिया भाई इतनी रेडियस हो सकती है, इससे ज्यादा हुई तो फिर वो फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं रहेगी। अपन ने फ्रिक्शन की ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा। अ कर्व्ड रोड इन अ लेवल रोड हैज दिस, लेवल रोड है, बैंक नहीं है, 75 मीटर रेडियस है इसका, मैक्सिमम स्पीड दे रखी है, इतनी हो सकती है विदाउट स्कडिंग। ऑलराइट, यदि रेडियस अपन 48 मीटर कर दे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वही रहे, तो फिर कितनी अब कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम कर दे तो भाई बड़ा सिंपल सा है, पहले एफएस मैक्स को mv²/r लिख लिया, म्यू mg इक्वल टू mv²/r, v की वैल्यू आ गई, तो दोनों अपन ने अलग अलग निकाल लिया रेडियस के ऊपर रिलेशनशिप, और 24 मीटर पर सेकेंड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जैसे अपन ने न्यूटन्स लॉ के लास्ट में देखा था, एक सूडो फोर्स होता है। तो यदि एक ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ω²r है, तो वो हर चीज पे अपने एक्सेलरेशन के हिसाब से ω²r के हिसाब से फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज mω²r विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ज्यादा सवाल आते नहीं है इनके, इसलिए ज्यादा मैंने प्रॉब्लम्स ली भी नहीं है। हम उसी प्रोपोर्शन में रख रहे हैं जिस प्रोपोर्शन में मेंस में आता है, ताकि आपका टाइम वेस्ट कम से कम। थैंक यू।